हाँ, तो देखिए क्या है, एक तो तरीका क्या है, वो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला तरीका। तो इसको जीरो पोजीशन मान लेते हैं, इसके रेफरेंस में लिख देते हैं। तो ऊपर वाली वेव जो है उसका फेस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा ग्लास वाला, है ना। अच्छा, पहले मैं तुम्हें बता रहा था कि वो जो छोटा तरीका होता है वो कैसे लिखते हैं, उसके थ्रू मैं तुम्हें समझा। जो छोटा तरीका होता है वो क्या है, आ, छोटे तरीके भी दो तरीके से कर सकते हो आप। एक क्या है, दोनों को एयर में कन्वर्ट कर दो, दोनों के पाथ को किस में कन्वर्ट कर दो, एयर में। तो ज्योमेट्रिक लेंथ टी इन ग्लास, ये किसके बराबर हो जाएगी, म्यू ऑफ ग्लास टी इन एयर। और ज्योमेट्रिक लेंथ टी इन वाटर, ये किसके बराबर हो जाएगी, म्यू ऑफ वाटर इंटू टी इन एयर। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस इन एयर कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ ग्लास इंटू टी माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू टी। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ एयर। लैम्डा इस वेव की वेवलेंथ जो एयर में है वो, मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑफ ग्लास माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू टी। एक तरीका तो ये है इसको करने। दूसरा तरीका क्या है, टी लेंथ इन ग्लास, ये किसके बराबर है, म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर इंटू टी लेंथ इन वाटर। म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर इंटू टी लेंथ इन वाटर। और टी लेंथ, इसका मतलब पाथ डिफरेंस इन वाटर कितना हो गया, इसने तो पानी में टी डिस्टेंस चली है, ऊपर वाली ने इतना चला है। तो म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर इंटू टी माइनस टी। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू टी। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ वाटर इंटू म्यू ऑफ ग्लास माइनस म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ वाटर इंटू टी। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो अलग आया है, ये अलग आया है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। लैम्डा इन वाटर को क्या लिख सकते हो आप, लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर। और यहाँ लिखा हुआ है म्यू ऑफ ग्लास माइनस म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ वाटर। तो म्यू ऑफ वाटर से म्यू ऑफ वाटर कैंसिल हो गया, तो देखो ये वही एक्सप्रेशन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय टी तो है ना। सो मतलब डेल्टा फाई हर मीडियम में सेम रहेगा, डेल्टा एक्स चेंज होता जाएगा ना। डेल्टा फाई हर मीडियम में सेम रहेगा, यस, डेल्टा फाई हर मीडियम में सेम रहेगा। डेल्टा फाई की वैल्यू आप कैसे भी कैलकुलेट करो, वो हर मीडियम में सेम आएगी। डेल्टा एक्स अलग अलग मीडियम के हिसाब से होगा। जिस मीडियम में आपने डेल्टा एक्स निकाला है, आप क्या करो, उस मीडियम का लैम्डा यूज करो डेल्टा फाई निकालने के लिए।
अगर आपने डेल्टा एक्स वाटर में निकाला है तो आप उस डेल्टा एक्स को 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करें। अगर आपने डेल्टा एक्स एयर में निकाला है तो उस डेल्टा एक्स को आप 2 पाई बाई लैम्डा ऑफ एयर से मल्टीप्लाई करें। और ये जो डेल्टा फाई आएगा 2 पाई बाई करस्पॉन्डिंग लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेम आएगा सब। क्योंकि अल्टीमेटली देखो इन दोनों का जब कभी अगर अपन इंटरफेरेंस कराएंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी वगैरह बनेगी तो वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में आपको डेल्टा फाई की कोई एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना बच्चों। वो डेल्टा फाई की कौन सी, वो तो सब मीडियम, वो तो डिपेंड नहीं करेगा, हर मीडियम के लिए सेम आनी चाहिए। हाँ बोलिए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? अरे मैं ये गाने की आवाज किधर से दिव्यज दिव्यज बेलारे, बेटे तुम्हारा माइक म्यूट करो। ये नोट किया बच्चों सबने? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब देखो ये यूज कैसे आता है, कई बार क्या है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह का सेटअप लगा दिया जाता है कि ये दो स्लिट्स हैं, स्लिट्स के सामने स्लैब, हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब रख, एक स्लिट के सामने ग्लास स्लैब हमने रख दी जिसकी थिकनेस है टी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और अगेन हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल डी डिस्टेंस पर रखे हुए
स्क्रीन पर इंटेंसिटी पैटर्न को स्टडी कर। ये S1 और S2 का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और सीधे ये स्क्रीन पे जाकर के मिलती है। स्क्रीन पर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है O, और यहाँ पर सिमेट्रिकली कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है S, है ना। और ये पूरा मीडियम जो है वो लेट्स से एयर ही है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा। फाइंड path difference at O and phase difference at O. या देखो, पाथ डिफरेंस का तो कोई मतलब नहीं होता है, सीधे आप फेज डिफरेंस ही पता करो, फेज डिफरेंस एट O पता करना। फेज डिफरेंस एट O, तो वो कैसे पता करेंगे बच्चों? देखो, क्या ये फेज डिफरेंस एट O जो होगा, ये 2 पाई बाई लैम्डा इन एयर मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर ऐसा लिख सकता हूँ? तो बोलिए भाई। हाँ सर। देखो क्या है, आप ऐसे सोचिए कि मान लो ये पूरी डिस्टेंस जो है वो x है, तो ज्योमेट्रिकली तो ये वाली लेंथ भी x ही है। अब x में से आप क्या करो, ये t लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऊपर वाली जो रे है वो x माइनस टी लेंथ ट्रेवल कर रही है एयर में, और नीचे वाली रे भी x माइनस टी लेंथ ट्रेवल कर रही है एयर में। दोनों x माइनस टी लेंथ ट्रेवल कर रही हैं एयर में। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ तो सर। ये बाद में तो कोई पाथ डिफरेंस उनके बीच में क्रिएट नहीं होने वाला। बस क्या है, ये जो ऊपर वाली रे थी, इसने इसने टी लेंथ ग्लास में ट्रेवल किया है, तो टी लेंथ इन ग्लास इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी लेंथ इन एयर, और लोअर रे ने तो टी ही ट्रेवल किया है, तो माइनस टी कर देंगे, है ना। तो इनके बीच में, मतलब ये जो पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस रिलेटिव टू एयर या पाथ डिफरेंस इन एयर, वो इतना आ गया। इसका मतलब फेज डिफरेंस इन एयर कितना आ जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू
2 पाई बाई लैम्डा ऑफ ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? यस सर। है ना? अच्छा, ऐसा होने की वजह से क्या अब ओ पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा क्या? नहीं सर। सर ओ पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रहेगा। अब कहाँ रहेगा? ओ पॉइंट के ऊपर या ओ पॉइंट के नीचे? वो पॉइंट का ऊपर। ओ पॉइंट के ऊपर। ऊपर। ऊपर, बिल्कुल ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या है, S1 का पाथ जो है वो अगर मैं O पॉइंट पे कंपेयर करूं तो S1 से आने वाली रे का पाथ बड़ा हो गया है इन कंपैरिजन टू पाथ ऑफ रे कमिंग फ्रॉम S2 टू पॉइंट O। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? S1 के पाथ को छोटा करना पड़ेगा और S2 के पाथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो O पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा मेरे, है ना? अब O पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा? मान लो अगर मैं O पॉइंट से Y ऊपर जाता हूं, ठीक है, O पॉइंट से Y ऊपर जाता हूं, तो एट डिस्टेंस Y अबव पॉइंट O पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? क्या पाथ डिफरेंस की वैल्यू ऐसे आ जाएगी? कैसे? म्यू -1 × T माइनस वाई डी बाई डी। और ये मान के चल रहे हैं कि y जो है वो कैपिटल D से छोटा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ऊपर नहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस ही ऊपर जा रहे हैं। तो क्या पाथ डिफरेंस इतना आ जाएगा कि बच्चों? हाँ सर। माइनस करना पड़ेगा हमें। अगर O पॉइंट के नीचे हम जाते तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाता? प्लस वाई डी बाई डी। प्लस वाई डी बाई डी, है ना? पाथ डिफरेंस एट डिस्टेंस y बिलो O, ये हो जाता म्यू -1 × T प्लस वाई डी बाई। तो क्या हम सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन पता लगाते हैं? पता लगा सकते हैं? हाँ सर। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा म्यू -1 × T बराबर हो जाना चाहिए वाई डी बाई डी के। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? म्यू -1 × T इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। क्या ऐसी वैल्यू y की आ जाएगी? सर म्यू -1 × T इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। क्या ऐसा कर सकते हैं बच्चों? हाँ सर। है ना? तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, पूरा फ्रिंज पैटर्न ही शिफ्ट हो जाएगा ना, एंटायर फ्रिंज पैटर्न will shift downwards by amount कितना? इतना म्यू -1 × T इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल। सर अपवर्ड होगा ना? अपवर्ड, अपवर्ड सॉरी। जिधर आपने स्लैब रखी है उसी तरफ शिफ्ट हो।
अच्छा, क्या फ्रिंज विड्थ कितनी रहेगी बच्चों? दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस या दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच की डिस्टेंस, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? Can I say that it will still remain equal to lambda d by small d? यस सर। yes sir. है ना, क्योंकि जितना डिस्टेंस से सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उतना ही डिस्टेंस से फर्स्ट मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस से सेकंड मैक्सिमा भी। तो क्या होगा, दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, दो सक्सेसिव मिनिमास के बीच की डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगा बच्चों। तो फ्रिंज विड्थ में बीच में स्लैब लगाने से फ्रिंज विड्थ पे कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन पे चेंज आ सकता है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन पे चेंज आ सकता है। इसको रब कर दें भाई। तो सेंट्रल मैक्सिमा आया है, हम्म, इसमें मतलब डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आ रहा है, तो मतलब काफी बड़ा टर्म आ जाएगा भाई। तो कहाँ पे बेटे? सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू है ना हमारी y इज इक्वल टू, ये यार ये थिकनेस भी कम ही लेते हैं अपन। मतलब मैं तुमसे कहूं कि मैंने माइक्रोमीटर के ऑर्डर की फिल्म लगाई है यहाँ पर, उसकी थिकनेस क्या है, माइक्रोमीटर टाइप की। तो ये आपका मीटर में, ये मिलीमीटर में, और ये जैसे 5 माइक्रोमीटर हो गया। तो नीचे 10 की पावर -3 था, ऊपर 10 की पावर 3 गया, ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -3 आया। तो ये कितना मिलीमीटर के ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है ना, हाँ है ना? हाँ, आई थिंक वैसे जो तुम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो वो तुम सही सोच रहे हो कि सर क्या है, आपने y/d वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, लेकिन व्हाट इफ y डज नॉट कम आउट टू बी स्मॉल। तो देखो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अगर मान लो मैंने थिकनेस जो है वो स्लैब की ज्यादा ले ली, माइक्रोमीटर ना लेकर के मिलीमीटर के ऑर्डर की ले ली, तो हो सकता है मुझे काफी ऊपर या नीचे जाना पड़े सेंट्रल मैक्सिमा तक पहुंचने के लिए, ऐसा पॉसिबल है। वो आपको थिकनेस की वैल्यू देख करके पता चल जाएगा, है ना? अगर आपको ज्यादा ऊपर या नीचे जाना पड़ रहा है तो भी हम उस केस में क्या करेंगे, इधर तो μ-1 इंटू टी फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पर फॉर्मूला y/d यूज करने के जगह आप d sin थीटा यूज करो। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो? d sin थीटा। और इस फॉर्मूला की मदद से आप sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, μ-1 इंटू टी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। नहीं, साइन थीटा की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, और इस तरह से साइन थीटा आ जाएगा तो फिर वहां से टेन थीटा निकाल लेना, टेन थीटा से फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं? यस अब देखो इसमें क्या है, अगेन टी और डी के ऑर्डर पे ये डिपेंड करने वाला। अगर थिकनेस जो है वो डी के कंपैरिजन में काफी छोटी हुई तो आपका साइन थीटा बहुत छोटा आएगा, तो फिर अगेन यू कैन स्विच बैक टू दिस फॉर्मूला। अगर t जो है वो d के कंपेरेबल हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि थिकनेस आ गई 2 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, और ये दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो हो सकता है कि साइन थीटा की मतलब थीटा आपको 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा टाइप का मिल जाए। तो यस, अगेन यू कैन टेक द अप्रोच अकॉर्डिंगली। साइन थीटा बहुत छोटा होगा तो हम उसको tan थीटा लिख के लिख सकते हैं ना, फिर तो सेम ही हाँ, होगा। साइन थीटा छोटा होगा तो उसको टेन थीटा, मतलब हाँ, आप ये अप्रोच ले सकते हो कि आप फॉर्मूला ये वाला यूज करो, और अगर साइन थीटा छोटा आता है तो आप फिर साइन थीटा को ही y बाई कैपिटल डी लिख दो, y बाई कैपिटल डी साइन थीटा को ही लिख लो, उससे y की वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर बड़ा आता है
तो फिर थीटा निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, फिर सॉल्व। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, अब देखिए अगर मान लो ऐसा हमें कर दिया जाए, ये दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट के सामने T1 थिकनेस का मैंने स्लैब लगाया है, दूसरी स्लिट के सामने T2 थिकनेस का स्लैब, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, है ना। अब हमें पहले तो पता लगाना है साथ की जो सिमेट्रिक पॉइंट होता है स्क्रीन पर, विच इज ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक, मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट्स के ठीक सामने वाला जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये पूरी की पूरी घटनाक्रम हो रहा है कहां पर, एयर में। तो हमें डेल्टा एक्स एट ओ पता करना है, ओ पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा या फेज डिफरेंस कितना। क्या पता लगा सकते हैं बच्चों? यस। आ गया सर। क्या आया बोलो? mu1 t1 minus t1 plus t2 minus mu2 t2 delta x। μ1 t1 माइनस μ2 t2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? μ1 t1 माइनस μ2 t2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय लैम्डा। सही है क्या? सर इसका मॉड आएगा। चलो मॉड लगा देते हैं, अब सही है। सर मुझे t2 minus t1 भी आ रहा है मॉड में प्लस। हाँ देखो ये सही नहीं है, कुछ लोग ये गलती कर देते हैं। क्या? वो कहते हैं यार ये T1 थिकनेस है μ1 मीडियम की, इसको एयर में कन्वर्ट कर लो तो μ1 T1 हो गया। ये T2 है μ2 का, वो उसको भी एयर में कन्वर्ट कर लो तो μ2 T2 हो गया। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो μ1 T1 माइनस μ2 T2। क्या दिक्कत है भाई इस लॉजिक में? वो जो दूसरी वाली लेंथ है वो तो x minus t1 x minus t2 है ना। एयर में सेम डिस्टेंस है। हाँ भाई एयर में भी ये इनकी थिकनेस अलग अलग होने की वजह से
जो एयर की लेंथ बची है वो भी अलग अलग हो गई है ना। हाँ सर। जैसा कि हमने कहा था कि S1 से O तक की टोटल लेंथ को आप अगर x मानते हो, तो ये वाली लेंथ जो बची है वो x माइनस T1 बची है, और ये लेंथ जो बची है वो कितनी बची है, x माइनस T2 बची। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, टोटल जैसे S1 से O तक का टोटल पाथ लेंथ अगर अपन निकालेंगे तो वो आएगा μ1 T1 प्लस x माइनस T1, और S2 से O तक का टोटल पाथ लेंथ जो आएगा वो आएगा μ2 T2 प्लस x माइनस T2। तो इन दोनों को आपस में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं भाई? इसका एयर में μ1 T1 प्लस x माइनस T1 तो एयर में ही है, ये T2 का एयर में, तो μ2 T2, और x माइनस T2 तो ऑलरेडी एयर में ही है। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको या तो ऐसे लिख लो μ1 - 1 इंटू T1 माइनस μ2 - 1 इंटू T2। क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों सबको? हाँ तो आप इसको क्या है, याद ही ऐसे रखो कि जब यहाँ पे स्लैब में इंसर्ट कर देता हूं तो इस स्लैब की वजह से मेरा पाथ कितना बढ़ जाता है, μ1 T1 μ1 - 1 इंटू T1, और यहाँ पे स्लैब रखी तो कितना पाथ नेट बढ़ गया, μ1 - 1 इंटू T2। तो आपस में पाथ डिफरेंस अब कितना हो गया है, μ1 - 1 इंटू T1 माइनस μ2 - 1 इंटू T2। क्लियर है बच्चों? अब जैसे यहां से अगर y डिस्टेंस ऊपर जाना है मुझे, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा इस वाले पॉइंट पर, μ1 - 1 इंटू T1 माइनस μ2 - 1 इंटू T2 माइनस y/d लिखना चाहिए ना। और y डिस्टेंस अगर नीचे जाता हूं तो क्या हो जाएगा, μ1 - 1 इंटू T1 माइनस μ2 - 1 इंटू T2 प्लस y/d करना पड़ेगा। बोलिए बच्चों। यस सर। देखो, जब हमने इतना पार्ट डिफरेंस लिखा तो इसका मतलब मैं क्या मान रहा हूं, इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि S1 वाला पाथ बड़ा है S2 से। तो जब जब मैं ऊपर गया तो इसका मतलब अब S2 का पाथ बड़ा हो गया, तो इसलिए नेट पाथ डिफरेंस कम कर दिया मैंने। और जब ये मैंने लिखा तो मैंने क्या माना कि नीचे गया तो अब S1 का पहले से ही बड़ा मान रहा था, अब और बड़ा हो गया, तो वो y/d वाली टर्म इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा देखिए, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मानो हमने क्या किया, ये
ये पूरा वाटर में रखा हुआ है सेटअप, एंटायर सेटअप लाइज इन वाटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये T1 है, ये T2 है ना। और ये आपका पॉइंट O है। लैम्डा जो है मुझे दिया हुआ है, लैम्डा इज वेव लेंथ इन वाटर, तो मुझे लिखना है फाइंड फेज डिफरेंस एट O at y distance above and below O. Find phase difference at O, comma, at y distance above and below O. तो देखो बच्चों, O पॉइंट पर कैसे लिखेंगे, आप लोग एक बार इसको जस्ट हैव अ गो एट इट, थोड़ा सा सोच लो इसके बारे में, फिर मैं इसका बताता हूँ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैच करना सही बैठा है कि नहीं बैठा तुम्हारा। क्या आया बताइए।